हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 3.5 चल रही थी, जिसमें हमने यानी कल दूसरा सवाल का पहला समझाया था, वो मैंने जल्दी में समझाया था। आज उसको दोबारा से पुनः पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा चल रहा है, दूसरे का फर्स्ट, जहाँ हमें ए और बी के मान ज्ञात करने, जो हमारे पास में समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 7 और एक दे रखा है इसमें a माइनस बी कोष्टक बंद x प्लस a प्लस बी कोष्टक बंद y बराबर 3a प्लस b माइनस 2 दे रखा है। ठीक है ना। अब इस सवाल में सबसे पहले हम यहाँ पे a1 बटे a2 का मान निकालते हैं। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे a1 का मान है 2 बटे a2 का मान है इसमें a माइनस बी। यहाँ पे b1 बटे b2 बराबर दे रखा है अपने पास में 3 बटे a प्लस बी और c1 बटे c2 बराबर दे रखा है अपने पास में 7 बटे 3a प्लस बी माइनस के 2 दे रखा है। ठीक है ना। अब इसके आधार से हमें यहाँ में दे रखा है, चूंकि समीकरण के अनंत हल है, समीकरण के क्या है, अनंत हल है, इसलिए उसका अनंत हल का हमें क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, अनंत हल का सूत्र लिखना है। तो अनंत हल का सूत्र बनता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर दे रखा है अपने पास में c1 बटे c2 दे रखा है। तो ये हमें यानी कि अनंत हल की सहायता से, अनंत हल दे रखे तो हमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से हमें इसका a और b का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस पर जमाते हैं। तो इसमें दे रखा है यहाँ पे 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे दे रखा है अपने पास में 3a प्लस बी माइनस के कितना 2। अब ठीक है ना। अब देखो, इसके साथ में इसको ले लेते हैं और इसके साथ में इसको ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे अलग अलग करने हैं। अभी यहाँ कंटिन्यूटी 2 बटे a माइनस बी, इसके साथ में लेते हैं हम 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस के 2। ऐसे ही यहाँ पे या 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस के कितना है 2। ठीक है ना। अब इसका ऐसे स्थिति में बजगुणा करते हैं। अब बजगुणा करने के लिए देखो, 2 का गुणा इससे करना है, 7 का गुणा इससे करना है। तो सबसे पहले अपने पास में 7a माइनस 7b, देखो 7 का गुणा ये से करेंगे 7a माइनस 7b बराबर, यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6a प्लस 2b माइनस के कितना है अपने पास में 4। और इधर देखते हैं, पहले इसका कर लेते हैं 3a प्लस 3 3 9 9a प्लस के 3b माइनस के 6 बराबर 7a प्लस 7b। आगे देखते हैं, हल कर लेते हैं। 3a यहाँ पे है अपने पास, 7a अपने पास में, ये इधर आएंगे तो घटेंगे इसमें से, तो 7 में से ये 6 इधर आएंगे, जब घटेंगे तो यहाँ पे a बचेगा। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस 7 भी है, ये इधर आएंगे तो माइनस के 2 भी, तो माइनस के 7 और 2 माइनस के 9 भी हो गया बराबर माइनस के कितना 4। इस जगह पे कल गलत हो गया था अपना, क्योंकि यहाँ पे हमने जल्दी में माइनस का 4 नहीं लिखा था, प्लस की 4 लिख दिए शायद, मुझे लगता है ऐसे। समीकरण कितना हो गया अपने पास में 1। इधर देखते हैं, ये इधर आएंगे यहाँ पे तो इसमें से घटेंगे, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे 2a, और ये इधर आएंगे माइनस के 7 भी और प्लस के 3 भी घटाएंगे तो माइनस के 4 भी बचेंगे बराबर 6 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 6 जाएंगे। समीकरण कितना हो गया 2।
अब देखते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 है और यहाँ पे समीकरण 2 है, इसमें a है, इसमें 2a, तो इसमें यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं। अब 2 का गुणा करने से अपना जो समीकरण है इधर ले लेते हैं। इस समीकरण में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ गया अपने पास में 2a, और 9 से गुणा करेंगे तो माइनस के 18v बराबर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस के 8। समीकरण हो गया 3, और 2 को इसके नीचे उतार देते हैं। तो 2 में दे रखा है अपने पास में 2a माइनस के 4v बराबर कितना 6। समीकरण है ये 2। लाइन खींच देते हैं विलोपन विधि से, माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये कट गए। 18 में से 4 घटाएंगे माइनस के 14v बराबर माइनस के 14, यहाँ पे दे रखा है माइनस 8 और माइनस से माइनस 14, माइनस से माइनस कट गया, v बराबर 14/14 और v बराबर आ गया अपना मान 1। तो v का मान आ गया अपने पास में, ठीक है ना। यहाँ पे अब हमें v का मान समीकरण सरल से में रखना है, समीकरण किस में 1 में रखना है। अब v का मान 1 में रखेंगे तो अपने पास में समीकरण 1 ये है, तो यहाँ a माइनस 9 कोष्टक में 1 बराबर कितना दे रखा है माइनस के 4। यहाँ कंटिन्यूटी a माइनस के 9 बराबर माइनस 4 और a बराबर 9, इधर जाएंगे 9 और माइनस के 4, यानी कि a बराबर आ गया अपने पास में 5। तो a और b का मान अपने पास हमने निकाल लिया। a का मान है 5 और b का मान कितना है 1। तो इस सवाल से अपने मतलब मैंने कल समझा दिया था, इस जगह पर हमसे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे हमने 2 कर लिए थे, तो 2 का 2/14 यानी 1/7 आया था, पर वो गलती हो गई थी किसमें प्लस माइनस में। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर एक सवाल अगर चिन्ह माइनस प्लस में गलती हो जाती है तो पूरा सवाल अपना गलत हो जाता है। तो एक बार फिर इसको दोबारा से और जो कल है उसमें सही कर लेना कल। तो एक बार और इसको चेक करते हैं आप। अब आगे हम अपना सवाल आगे लेते हैं। अगला इसी का सेकंड नंबर, तो इसका अगला है सेकंड नंबर। दूसरे का सेकंड नंबर, इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है, जिसमें कि यानी कि समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं की सहायता से हमें इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में जो समीकरण दे रखा है इसमें समीकरण दिख और नहीं रहा है। 2x प्लस वाई टू एक्स है 3x है 3x माइनस वाई तीन एक्स प्लस वाई बराबर 1। मेरे पास में पुरानी किताब है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, मतलब इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है ना।
अगर मैं सवाल को जैसे बताऊंगा उस आधार से करना है। अपनी जो संख्याएं अपने पास में नई किताब होंगे उनमें संख्याओं को मतलब सही कर लेना, पर मैं जो कराऊंगा इसी तरीका से होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें दूसरा समीकरण दे रखा है 2k माइनस 1 कोष्टक बंद x प्लस k माइनस 1 कोष्टक बंद y बराबर 2k प्लस 1। चलो मैंने अंदाज से संख्या लिखी है, तो आप अब देख लेना, जैसे मैं बताऊं उसी तरीका से हल करना है, ठीक है ना। हमें k का मान देना है इसमें से, तो पर इसमें दे रखा है कि यहाँ पे a1 बटे a2 अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसमें से कितना है 3 बटे इसमें क्या है 2k माइनस 1, और इसमें b1 बटे b2 का मान देखते हैं तो इसमें क्या है यहाँ पे 1 बटे यहाँ पे k माइनस 1, और c1 बटे c2 का मान देखते हैं तो इसमें 1 बटे 2k प्लस 1। देखो प्लस माइनस में गलती हो सकती है क्योंकि उसमें पता नहीं पता है कि चिन्ह प्लस का है कि माइनस का है, पर तुम एक बार देख लो इस तरीका से। सेम मैं जो बता रहा हूं इसी तरीका से होगा। यहां पर लिखना है चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो उसका सूत्र लगाना है हमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 आएगा। अब हम इसमें मान जमाते हैं 3/2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1 और नॉट इक्वल टू 1 बटे 2k प्लस 1, ठीक है ना। एक बार देखो इन दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और एक बार इन दोनों का निकाल लेते हैं। वैसे तो हमारा k का मान निकालना है तो इन दोनों से ही निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें k का उत्तर देना है, k का मान ज्ञात करना है, तो दोनों पक्ष बराबर दे रखे हैं, इनसे ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि 3 का गुणा इससे करते हैं तो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस कितना है 1, ठीक है ना। इधर लाएंगे इसको 3k में से 2k जाएंगे तो k बचेगा बराबर माइनस 1 है ही अपने पास में, 3 उधर जाएंगे प्लस k कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, और k बराबर जो आएगा अपने पास में 2 आएगा। तो हमें k का आंसर निकालना है। क्या निकालना हमें? k का आंसर निकालना है इसमें। तो यहाँ पे प्लस माइनस के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, पर अगर प्लस माइनस कोई भी हो तो इस आधार से यहाँ पे समीकरण का कोई हल नहीं है तो ये उसका समीकरण का सूत्र लगा देंगे, यहाँ पे मान जमा देंगे और हमें k का मान देना है तो इन दोनों से ही अपना k का मान आ जाएगा, यानी k बराबर कितना आएगा उसमें 2 आएगा, ठीक है ना। एक बार आप और कर लेना, तुम्हारे पास में नई किताब है। तो अब अपना अगला क्वेश्चन चलता है, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म प्रतिस्थापन एवं बीजगणन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि इसमें से अधिक उपयोगी है। तो हमें बीजगणन विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि तो हमने पहले की भी कर ली है, मतलब विधि हमने तीनों कर ली है। कौन कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, बीजगणन विधि और विलोपन विधि। तो अगर एक बार चाहे तो मैं बीजगणन विधि से और बता दूं, लास्ट सवाल है, फिर उसके बाद में भाषा वाले सवाल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार और देख लो। तो लास्ट सवाल बीजगणन विधि से, तो सबसे पहले अपने पास में दे रखा है 8x प्लस 5y। क्वेश्चन नंबर 3 8x प्लस 5y बराबर दे रखा है 9 शायद, ठीक है ना। 8x प्लस 5y बराबर 9 दे रखा है शायद।
क्योंकि इसमें तो 0 दे रखा है, पर मुझे पता है शायद 9 है इस जगह पे। और दूसरा दे रखा है 3x, चलो इसमें आगे लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर कितना दे रखा है 4। अब हमें इसको वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 8x प्लस 5y माइनस के 9 बराबर 0 करना है, और इधर 3x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर क्या करना है 0। अब हमें इसमें से a1 बटे a2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे a1 बटे a2 यानी कि 8 बटे 3 और b1 बटे b2 यानी कि, और इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है निकालने की, ठीक है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें डायरेक्ट यानी कि वज्रगुणन विधि से हल करना है। जांच नहीं करनी है कि इसका अद्वितीय हल आएगा, कोई हल नहीं आएगा, या मतलब अनंत हल आएंगे। तो हमें डायरेक्ट इसका वज्रगुणन विधि से सूत्र लगाना है, x अपॉन यहाँ b1 v2 क्रॉस करना है c1 c2 से बराबर y अपॉन c1 c2 और क्रॉस करना है हमें a1 और a2 से 1 अपॉन a1 a2 और क्रॉस करना है हमें b1 और b2 से। तो यहाँ पे देखते हैं हम कंटिन्यूटी, ऊपर x है b1 b2 यानी 5 और 2, 5 और 2 का जो क्रॉस होगा, ध्यान रखना b1 b2 है यानी 5 बटे 2 का क्रॉस होगा -9 बटे -4 से, -9 और -4 से बराबर y अपॉन -9 और -4 का जो क्रॉस होगा वो होगा अपने किससे 8 और 3 से। देखो सबसे पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ठीक है ना, फिर उसके बाद में इन दोनों का। अब यहाँ पे बराबर 1 बटे इन दोनों का 8 और 3 का जो क्रॉस होगा वो होगा अपना 5 और किससे 2 से। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे x अपॉन 5 चौके 20 किसके माइनस के 20, माइनस लगाते हैं, अब इनका गुणा करेंगे माइनस के 18, माइनस के 9 दूनी 18 बराबर y अपॉन 9 तिया 27 माइनस के माइनस लगाएंगे, अब माइनस के 8 चौका कितना आएगा 32 बराबर 1 बटे 16 माइनस 5 तिया 15, ठीक है ना। आगे एक लाइन और देख लेते हैं नीचे, x अपॉन माइनस के 20 माइनस माइनस प्लस के कितने आएंगे 18 y अपॉन माइनस के 27 माइनस माइनस प्लस के कितने आएंगे 32 और 1 अपॉन 1 आएगा यहाँ पे। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं कंटिन्यूटी, x अपॉन कितना बचा है इस जगह पे माइनस के 2 और y अपॉन यहाँ पे कितना बचा है 32 में 27 घटेंगे तो कितना आएंगे 5 प्लस के और बराबर यहाँ पे 1 बटे 1। अब x बटे माइनस 2 बराबर 1 बटे 1 या y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, ठीक है ना। ये अपने पास में अब आ गए यहाँ पे x से कम, x बराबर -2 या y बराबर कितना आ गया 5। तो ये अपने x y के मान आ चुके हैं। तो एक बार मैं भी देख लेता हूँ कि संख्याओं में कोई मिस्टेक तो नहीं था। तो आंसर देखता हूँ इसका, तो ये शायद 3.5 का तीसरा क्वेश्चन है। तीन पॉइंट 5 का तीसरा को x बराबर -2 और y बराबर 5, तो बिल्कुल सही आया है। तो एक बार इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और अब अपनी भाषा वाले प्रश्न चलेंगे यहाँ से आगे, ठीक है ना। तो भाषा एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं।
अब अपने भाषा वाले प्रश्नों में तो देखो बिल्कुल सरल है अपने पास में। अब आप कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। भाषा वाले प्रश्न हैं, अब इसको कोई सी विधि से हल कर सकते हैं जो विधि आपको सरल लगती है, क्योंकि तीनों विधि मैंने आपको सिखा दी है, तीनों का चारों सिखा दी। ग्राफ सिखाया था सबसे पहले, फिर उसके बाद में हमने प्रतिस्थापन विधि सिखाई थी, उसके बाद में विलोपन विधि, और अब लास्ट में जो अपनी चली थी वो बीजगुणन विधि। अब इसके भाषा वाले, अब इन भाषा वाले को तीनों विधियों में से कोई सी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित किसी बीजगणित विधि से हमें इनको क्या करना है, हल करना है, किसी भी बीजगणित विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला है उसको देखते हैं। देखो, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। यदि, ठीक है ना, पहले एक बात समझते हैं। मान के चलो एक छात्रावास है, ठीक है ना, एक छात्रावास है जिसमें 2 बच्चे रहते हैं, मान चलो ए और बी, ठीक है ना, उसमें 2 बच्चे रहते हैं ए और बी। अब इसमें 2 कंडीशन होती हैं इसमें एक, अब 2 कंडीशन कौन सी होती हैं कि एक तो है जैसे मान चलो रहने का, एक तो इसमें क्या है, रहने का यानी किराया, और एक है उसमें भोजन का। दोनों से मिलके यानी कि किसी को दोनों, यानी कि एक तो रहने का, जैसे कोई मान चलो कोई बच्चा रूम लेता है तो एक तो रूम का किराया और एक प्लस उसमें भोजन करने का किराया। ऐसे यहाँ पे एक तो उसमें है क्या अपने पास में मान चलो रहने का किराया, एक है उसमें भोजन का व्यय, भोजन पर खर्चा। अब मान चलो जो रहने का किराया है किसी भी छात्रावास में, जो रहने का किराया है वो तो बिल्कुल समान रहेगा, चाहे बच्चा उसमें रहे या ना रहे। पर उस मान चलो जैसे हम मान चलो कहीं कमरा लेके रहते हैं, तो जब तक अपना उसमें सामान रहता है, जब तक अपना किराया उसमें चलता रहता है ना। तो ये तो रहने का किराया है। अब रहने का किराया तो दोनों जगह पे समान होगा, यानी इसका किराया x होगा तो इसका किराया भी x होगा। अब भोजन का किराया अलग होता है। मान चलो कोई छात्र अगर 15 दिन भोजन करता है और एक छात्र 30 दिन भोजन करता है, तो जो भोजन का किराया है ना वो अलग माना है उसने। तो अगर ये 15 दिन का भोजन करता है तो 15 दिन का देगा, और अगर ये 30 दिन भोजन करता है तो 30 दिन का देगा, ठीक है ना। तो मान चलो ये उसमें 20 दिन रहता है और एक दिन का जो भोजन का किराया है ₹22, तो 20 दिन का होगा वो 20 हो जाएगा। एक मान चलो उसमें 25 दिन भोजन करता है तो एक दिन का जो किराया है वो Y है, तो 25 दिन का कितना हो जाएगा 25Y। और इन दोनों को जब वो मिल के देंगे तो ये ज़्यादा रुपए देगा और ये कम रुपए देगा, ठीक है ना। इस तरीका से अपना एक सवाल है। तो उसमें मतलब उसमें 2 चीज हमें माननी पड़ेंगी। एक तो उसमें नियत किराया यानी कि रहने का किराया, और एक है प्रतिदिन भोजन का किराया। जो प्रतिदिन भोजन अगर करता है बच्चा तो उसका किराया, तो ठीक है ना। तो अब इसमें कह रहा है ये कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक जो खर्चा होता है उसका एक भाग नियत है, माना मासिक नियत व्यय बराबर हमने x रुपए मान लिया, और यहाँ पे प्रतिदिन भोजन पर व्यय वो मान लिया हमने y रुपए, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक छात्र है ए ने 20 दिन भोजन किया और उसने 1000 रुपये दिए। तो ए छात्र, कौन सा छात्र है? ए छात्र। उसने 20 मतलब ए छात्र का नियत भाग, नियत व्यय प्लस 20 दिन भोजन पर व्यय बराबर उसने कितने रुपए दिए? 1000। लाइन ज्यादा लंबी हो गई उसमें, ठीक है ना। दोबारा, छात्र है अपने पास में, छात्र है पहला ए, तो उसने नियत व्यय प्लस 20 दिन भोजन पर व्यय बराबर कुल उसने 1000 रुपये दिए हैं दोनों चीजों के। तो जो नियत व्यय है वो तो x रुपये है उसका, प्लस एक दिन, प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन जो भोजन पर व्यय है वो y रुपये है, तो उसने 20 दिन भोजन किया है तो कितने हो गए उसके? 20y बराबर दोनों का जो टोटल दिया था उसने कितना दिया है? 1000। ये बन गया अपना समीकरण 1। अब आ जाते हैं हम छात्र कौन से पर? बी पे, छात्र पर। बी वाला जो छात्र है उसने नियत तो किया ही है, प्लस उसने यानी कि कितने दिन दिया था भोजन? 26 दिन भोजन दिया था। 26 दिन भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय बराबर टोटल उसने 1180 रुपये दिए शायद। कितने रुपए दिए उसने? शायद 1180। तो उसका नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन पर व्यय ज्ञात करना है छात्रावास का। तो नियत व्यय तो उसका x रुपये है ही है, एक दिन का y है तो 26 दिन का 26y बराबर 1180। समीकरण कितने हो गए? 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी के चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है। उसने कहा था बीजगणित की कोई सी विधि से इसको आप हल कर सकते हैं। तो इसको उतार लेते हैं, इसके नीचे x प्लस 20y बराबर कितना है? 1000। सबसे सरल विधि है, समीकरण 1। लाइन खींच देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए। यहाँ पे 6y बराबर यहाँ पे 180 और y बराबर 180/6, y बराबर 30। तो y का जो मान आया अपने पास में वो 30 आया है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब एक ये अपने पास में, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी x प्लस 20 कोष्टक में कितना रखना है? 30 बराबर 1000। तो यहाँ पे x बराबर 1000 माइनस 3 दूनी 6, 600 आ जाएंगे इधर। तो x बराबर 400 आ गया, ठीक है ना। तो अब जो हमने जब माना था उसकी जगह पे क्या लिखना है? अतः मासिक नियत व्यय, मासिक नियत व्यय बराबर तो आया है अपना कितना? 400 रुपये। और प्रतिदिन भोजन पर व्यय, प्रतिदिन भोजन पर व्यय जो आया है वो अपना कितना रहेगा? 30 रुपये। प्रतिदिन जो भोजन करना है उसका जो व्यय खर्चा है वो 30 रुपये आएगा। और जो नियत व्यय, जो मासिक किराया है, मान के चलो हमने मान लिया है जो मासिक किराया है वो हमने कितना मान लिया? 400 रुपये, ठीक है ना। तो एक बार इस सवाल को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला सवाल लेके चलेंगे। तो अगला सवाल है अपना
तो अगला सवाल है भिन्न वाला है, तो भिन्न वाला बिल्कुल सरल है। वैसे एक बार वो बता दूं, लास्ट भाषा वाले सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न के अंश में हर मानने हमें, तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x मान लिया और हर बराबर हमने क्या मान लिया y। तो अपनी जो भिन्न बनने वाली भिन्न है वो बन गई x/y। ठीक है ना, x/y भिन्न बन गई। अब हमें यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, यानी कि जैसे वो कहता है अंश और हर के बारे में उसके अनुसार चलना है हमें। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो ये कह रहा है अंश में से 1 घटाने पर भिन्न बराबर 1/3 होती है। तो हर के बारे में तो उसने कुछ कहा ही नहीं है भाई, हर के बारे में नहीं कहा है उसने, सिर्फ वो कह रहा है कि अंश में से 1 घटाने पर, अंश में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। तो अंश में से 1 घटाना है, x - 1/y बराबर 1/3। ये अपना समीकरण बन गया। कितना सरल है, बहुत ज्यादा सरल है ये। अब इसको आगे हल करते हैं, तो इसका गुणा इससे और इससे करेंगे तो 3x - 3 बराबर y, और आगे 3x y इधर लाएंगे माइनस के y बराबर 3 इधर ले जाएंगे प्लस के 3, और समीकरण हो गया 1। तो बहुत आसान सवाल है भिन्न वाला, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं हम कि वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से 8 जोड़ दिया जाता है। तो ये कह रहा है अगला कि हर में 8 जोड़ने पर भिन्न बराबर हो रही है अपनी कितनी 1/4, यानी उसके हर में कितना जोड़ रहे हैं 8, तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो x/y + 8 बराबर हो गया 1/4, ठीक है ना। अब इसमें हम बजोड़ा करते हैं, तो यहाँ पे हो गए 4x बराबर y + 8, और यहाँ पे 4x तो है ये माइनस y बराबर कितना हो गया 8। समीकरण कितना है 2, ठीक है ना। अब ये अपने पास में देखो, देखते हैं x समान नहीं है परंतु y समान है। अब जब y समान है तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें या तो x में से या y में से कम 1 समान चाहिए, या तो x चाहिए या फिर y चाहिए। अब इसमें तो अलग अलग है, या तो ये दोनों समान करने पड़ेंगे, पर हम जानते हैं कि ये दोनों समान दे रखे हैं y वाले, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 1 को इसके नीचे उतार लेते हैं, कितना है 3x - y बराबर 3। समीकरण 1 लाइन खींच देंगे, चिन्ह जरूर बदलना है, या माइनस या प्लस या माइनस, y से y कट गया, या x बराबर 8 में 3 गए जब 5 आ गया, ठीक है ना, x का मान आ गया अपना। अब यहाँ पे लिखना है x का मान, समीकरण सरल से में रख देते हैं 1 में ही, ठीक है ना। 1 जो है अपने पास में ये, तो 3 कोष्टक में 5, यहाँ कंटिन्यूटी माइनस y बराबर 3 है अपने पास में, क्योंकि x का मान 5 है, हमने यहाँ पर 3 × 5 रख दिया। तो आगे देखते हैं 15 माइनस y बराबर 3, और माइनस y बराबर 3 माइनस के 15, माइनस y बराबर माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 12, ठीक है ना। ये y का मान आ गया, और ये जो अपना आया था ये अपना x का मान आ गया। अब हमें अतः भिन्न ज्ञात करनी है। अतः भिन्न बराबर
अपनी हो गई x/22 थी, तो अपनी कितनी हो गई 5/12 हो गई। ठीक है ना। तो बिल्कुल सवाल बिल्कुल सरल था, और मैंने शायद पहले भी इसके 2 सवाल बता दिए थे भिन्न वाले, 2 सवाल शायद बता दिए हैं भिन्न वाले पहले भी। ठीक है ना। तो एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब अपना अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है टेस्ट वाला है। हाँ, अगला सवाल नहीं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, 4 का तीसरा है, 3rd नंबर का है। तो ये कह रहा है इसमें, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ध्यान रखना, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, और अशुद्ध जो गलत उत्तर आया था उस पर उसमें 1 अंक की कटौती की गई। तो उसमें सही और गलत प्रश्नों के बारे में कहा है कि कितने प्रश्न सही किए थे और कितने उसने गलत किए थे, यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या। अब प्रश्नों की जो संख्या होती है वो सही और गलत दोनों की होती है, यानी एग्जाम में टोटल प्रश्न कितने आए थे। ठीक है ना। तो मान चलो सही प्रश्नों को हम x मान लेते हैं और गलत प्रश्नों को हम कितने मान लेते हैं y। मतलब सही प्रश्नों की जो संख्या है वो है x और गलत प्रश्नों की संख्या है वो y। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक सही प्रश्न पर उसे 3 अंक मिले। तो मान चलो यहाँ पर प्रश्न x है, तो उनमें प्रत्येक प्रश्न में 3 मिले, तो 3 का गुणा करेंगे इसमें, और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। कितने की कटौती हुई? 1 अंक की। तो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? 22। तो उसमें गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? 22। तो प्रत्येक सही प्रश्न पर उसमें 3 अंक अर्जित किए, और अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर देने पर उसमें 1 अंक की कटौती हुई। तो इसमें से 1y, 1 का गुणा 22 से करेंगे तो y आ गया। तो सही प्रश्नों में थे, गलत प्रश्नों के जो नंबर कटने के बाद में टोटल अंक उसने कितने अर्जित किए? 40 अंक अर्जित किए। तो एक तो ये पहला समीकरण बनेगा। दूसरा कह रहा है कि उसे प्रत्येक सही प्रश्न पर 4 अंक मिले, तो कितने हो गए? 4x। और यानी गलत प्रश्न पर 2 अंक कटे, तो गलत प्रश्नों की संख्या y है, तो y का गुणा 2 से करेंगे जब जाके टोटल अंकों की संख्या आएगी। तो माइनस के 2y, और टोटल जो अंक प्राप्त किए काटने के बाद में वो कितने अंक प्राप्त किए उसने? 50। ठीक है ना। तो ये सवाल है अपने पास में। अब इसमें से हमें यहां लिखेंगे माना सही प्रश्नों की संख्या हमने मान ली x, और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर का मान ली हमने 22। यहाँ पे हम प्रश्नानुसार करेंगे इसको। तो ये कह रहा है सही प्रश्न पर 3 अंक, सही प्रश्न पर 3 अंक, व गलत प्रश्न पर 1 अंक की 1 अंक कम, बराबर टोटल अंक कितने प्राप्त किए उसने? 40। ठीक है ना। ज्यादा मैंने लंबी लाइन नहीं लिखी है। अब इसमें से सही प्रश्नों की संख्या x है, प्रत्येक पे 3 अंक मिले, तो कितना हो गया? 3x। अब सही में थे, गलत काटेंगे जब जाके टोटल अंक प्राप्त होते हैं।
और गलत प्रश्नों की संख्या है 22, तो उसमें से 22 में यानी कि 22 प्रश्नों की संख्या में एक अंक काटेंगे। तो 1 का गुणा 22 से करेंगे, 22 बराबर 40, और ये हो गया समीकरण 1। अगला है सही प्रश्न पर 4 अंक व गलत प्रश्न पर 2 अंक कम बराबर टोटल अंक कितने मिले 50। तो एक प्रश्न पर 4 नंबर मिले तो प्रश्नों की संख्या x है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 4x। अब इसमें कटौती करनी हमें, एक प्रश्न पे 2 अंक कट रहे हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी है गलत की y, तो टोटल अंकों की संख्या हो गई, टोटल जो अंक आएंगे वो आएंगे 2y गलत आने वाले। तो 4x में से 2y घटा के यहाँ पे टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है 50। और समीकरण अभी नहीं बनाना है क्योंकि इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने पर, ठीक है ना। अब हमें इसमें 2 कॉमन लेना है जिससे हमारा y बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x आएगा माइनस y बराबर यहाँ पे आएगा 25, और समीकरण कितना है 2। और इसको इसके नीचे उतार कर और विलोपन विधि से हल करके यानी चिन्ह बदलकर, और हमें x और y का मान निकालना है। अब सही प्रश्नों की संख्या जो x आएगी वो आ जाएगी, और गलत प्रश्नों की संख्या है वो y आ जाएगी, ठीक है ना। और लास्ट में टोटल एग्जाम में टोटल प्रश्नों की संख्या, तो x और y का जितना मान आएगा उन दोनों को हम जोड़ देंगे। इस तरीका से पेपर में आने वाले प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। तो सवाल बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। एक बार अब आप ये सोचने चाहें कि भाई गुरुजी इसको बता दें, वैसे बिल्कुल सरल है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको इसके नीचे रखकर चिन्हों को बदलकर, और हमें एक बार x का और एक बार हमें किसका मान निकालना है y का, और ये x y ही हमारे यानी सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y, और लास्ट में दोनों यानी सही और गलत प्रश्नों को टोटल करके हमें टोटल एग्जाम में प्रश्नों की संख्या चाहिए। तो ठीक है ना, इसको आप ही करेंगे सवाल को, ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है सवाल में, ठीक है। तो यहाँ से आगे फिर हमें जो भी टोटल जो सवाल रह गए उनको हम कल बताएंगे, ठीक है ना।